हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। और ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो क्या है भाइयों? सर वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सर ठीक है सर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को क्विकली निपटाते हैं ताकि हम वहाँ पर पहुँच जाए जहाँ से है ना नीट जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जामिनेशन जो हमारा स्कूल का एग्जाम होगा वहाँ पर भी ये फेवरेट पोर्शन होता है। चलो डिस्कस करते हैं सर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हम पहले ये लिख लेते हैं सर क्या लिखेंगे? चलो क्विकली लिखते हैं। हम लिखते हैं द सब्सटेंसेस और मैटर has a unique characteristic और प्रॉपर्टी। हाँ सर, और ये जो प्रॉपर्टी है ना भाइयों, दिस प्रॉपर्टी is classified in two category। सर हमने यहां पर क्या सीखा सर? हमने सीखा सर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मतलब जो भी मैटर होता है उन लोग का क्या होता है सर? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, यूनिक प्रॉपर्टी होता है। और ये जो प्रॉपर्टी है मतलब हर सब्सटेंस, हर मैटर है ना, अब उन लोग का सब अपना अपना एक यूनिक प्रॉपर्टी या फिर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। और ये जो यूनिक प्रॉपर्टी और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है ना भाइयों, हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं सर। एक को बोलते हैं सर फिजिकल। सर एक को हम क्या बोलते हैं सर? एक को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी सर, फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरा जो है हम लोग का क्या है भाई सर? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है सर एक बार क्विकली बता दीजिए सर। जितना मैटर, जितना सब्सटेंस हमको देखने को मिलता है सर सराउंडिंग में, उन लोग का क्या होता है? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। डिफरेंट मैटर्स हैव डिफरेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज। और वो जो प्रॉपर्टीज है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या हमने क्लास 10 में डिस्कस नहीं करा था सर? करे थे सर, फिर से एक बार लिख लेते हैं, क्या ही जाएगा ना। सो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या है? दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट changing the composition, of a substance। सर नहीं समझ में आ रहा है सर? देखो ध्यान से सुनो। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मैटर का ऐसा प्रॉपर्टी जो हम क्या कर सकते हैं, जो हम नाप सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। बोले तो विदाउट अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन, विदाउट अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर मुझे कोई भी मैटर का या फिर जो सब्सटेंस है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जानना है तो मैं खाली उसको क्या करूँगा? ऑब्जर्व्ड करके उसको खाली क्या करूँगा? ऑब्जर्वेशन करके मैं क्या कर सकता हूँ? उसका फिजिकल प्रॉपर्टी को बता सकता हूँ। मुझे कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं करना होगा, मुझे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना होगा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी पहचानने के लिए। जैसे मैंने क्लास 10 में डिस्कशन किया था जब हम पढ़ रहे थे अमोनिया के बारे में, तो हमने दो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने बोला थी सर ये जो अमोनिया है वो पंजेंट स्मेल देता है, याद है क्या तुमको? हाँ सर। तो सर व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सर फिजिकल प्रॉपर्टी? तो यहाँ लिख लेते हैं सर एग्जांपल जो है वो क्या है। एक तो है सर कलर, गिवन सब्सटेंस या गिवन मैटर किस कलर का है वो हम बता सकते हैं देख के, है ना, ऑब्जर्वेशन से। ऑर्डर, उसका जो सेंट है वो किस टाइप का है ना। टेस्ट,
तो ये सब जो है सर वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस है, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जिसको जानने के लिए हमको ना ही कंपोजिशन में कोई केमिकल चेंजेस करना है ना कुछ करना है, हम खाली ऑब्जर्व करके, है ना, ऑब्जर्वेशन करके क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी को पता कर सकते हैं कि किस टाइप का फिजिकल प्रॉपर्टी होएगा। ठीक है सर, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी मतलब वेरी सिंपल, इन, या फिर हम लिख सकते हैं टू नो द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या फिर कोई भी सब्सटेंस हो सर। इट मस्ट undergo chemical reaction, इट मस्ट अंडरगो केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर मुझे केमिकल प्रॉपर्टी पहचानना है किसी भी कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर का, तो उसको क्या होना पड़ेगा सर, केमिकल रिएक्शन से होकर गुजरना पड़ेगा सर, केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। एग्जाम्पल सर, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब हम क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब गिवन सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है ना, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, तो ये सब क्या है भाई, ये सब जो है सर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या बोल सकते हैं, मैटर है। तो बेसिकली सर जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोलते हैं ना सर, तो वेरी सिंपल सर, सब्सटेंस जो है सबका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है सर। हाँ, कोई मतलब हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरे को केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो हम ऑब्जर्वेशन करके देख कर बता पाते हैं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन करने का जरूरत नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या भाई, ये क्लास 10 लेवल में हमने सीख रखा है। हाँ सर, टोपा तो नहीं है, समझ में आता है इतना बात है सर। तो मैं इसको इलाबोरेट नहीं करना चाहूँगा, वेरी बेसिक है, क्लास 10 लेवल है, क्विकली स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं सर। सर कुछ सिंबल है जो हमें जानना है ना, जो इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जिसको हमें जानना है सर। कौन कौन सा है एक बार याद कर लेते हैं क्विकली। तो क्विकली देख लो, ये लेंथ लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, या तो धुंधला दिख रहा है मेरे को। लेंथ का जो सिंबल होता है वो एल होता है ना, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है मीटर, याद कर लो बेटे, याद कर लो, जो लेंथ का ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। लेंथ चाहे वो क्या हो, ब्रेथ हो या फिर हाइट हो, इस सब का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, मीटर होता है, मीटर। हाँ सर, इधर आओ, वापस आओ, मेरे पास आओ भाई। सर ये क्या है, मास दिख रहा है क्या, दिख ही रहा होगा ना सर। मास को डिनोट किया जाता है एम से, और उसका ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है भाई। क्या होता है, किलोग्राम। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग अक्सर हम क्या करते हैं, ग्राम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट तो किलोग्राम ही होएगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मास का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, किलोग्राम, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट क्या है सर, टाइम का जो सिंबल है टी, और ये सेकेंड होता है सर, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट क्या हमने क्लास 10 में पढ़ा था, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सर, याद ही आ गया सर। आई से डिनोट किया जाता है, ये नहीं दिख रहा होगा, आई से डिनोट किया जाता है, एम्पियर बोलते हैं, और जो ऐसा यूनिट होता है वो कैपिटल ए होता है। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर बोलो या फिर थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, टी से डिनोट किया जाता है, ऐसा यूनिट केल्विन। ये भी हमने क्लास 10 में सीखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी क्या हमने क्लास 10 बिहेवियर ऑफ गैस में पढ़ा रखा था सर। हाँ सर, या फिर गैसेस का बिहेवियर जब हम पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, तो वहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता था, अमाउंट ऑफ गैस है ना, एन बोल के, मोल, तो मोल को एम से डिनोट किया जाता है। और ये एक याद कर लो, फिजिक्स में आएगा ये, ज़्यादातर केमिस्ट्री में कम ही देखने को मिलता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका जो ऐसा यूनिट है वो है कैंडिला, है ना, तो कुछ कैंडल से रिलेटेड है, फिजिक्स में पढ़ोगे। सीडी, इसको क्या बोलते हैं, सीडी। तो हमको बेसिकली ये जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो वहाँ पर हमको ये तो कम ही देखने को मिलेगा, और ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब तुमको आए, क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी में मेंशन है, तो हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट उठा के तुमको एमसीक्यू में दे दे। ठीक है, पॉसिबिलिटी कम है लेकिन हो सकता है।
और ये तुमको याद करना है। सब याद कर ले क्या सर? नहीं, अगर नहीं चाहते हो तो सब याद मत करो, जो मैं बोलता हूँ वो याद करो। ये फेम्टो याद कर लो, ये पिको तो भाई फेमस है सर, नैनो याद कर लो, माइक्रो याद कर लो, मिली याद कर लो, बस उतने से काम चल जाएगा। ज़्यादा हाथ पैर मारने का कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पिको, पिको, पिको ये इंपॉर्टेंट है सर, इधर लिख दूँ क्या? इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो यहाँ पर देखो, एक बार याद करवा देता हूँ तुम लोग को। सर जी याद ही करवा देंगे क्या? देखो जब भी मिली आएगा ना भाई, मिली 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 सर, मिली में जो होता है वो होता है 10⁻⁻3, ठीक है सर। मिली 10⁻, जब भी मिली आए, मिली मिली तो मतलब 10⁻⁻3, मिली मिली 10⁻⁻3, मिली मिली 10⁻⁻3, बस ऐसे याद करो, मिली मिली 10⁻⁻3, ठीक है। माइक्रो आते ही सर 10⁻⁻6 होता है सर, माइक्रो ऐसे करके म्यू से डिनोट किया जाता है। नैनो ये तो इजी है, बहुत ही इजी है याद करना, नैनो मतलब 9, 10⁻⁹। पिको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पिको। पिको में जो होता है वो 10⁻12 होता है। और फेम्टो बहुत कम देखने को मिलता है सर, 10⁻15, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2 × 10⁻³ क्या लिख दे इसको? पिकोमीटर, है ना। तो कन्वर्ट दिस इनटू मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है क्या? हेलो, क्या ऐसा क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है? बोलो ना बेटे, बोलो ना। हाँ सर, देखने को मिल सकता है सर। तो ध्यान सुनो सर, इसको कैसे सॉल्व किया जाए सर? कैसे सॉल्व किया जाए? यहाँ लिखा हुआ है सर 10⁻³ पिकोमीटर। तो हमको मालूम है कि सर यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर देखिए, हमको यहाँ पर सीखा हुआ है सर। क्या सीखा है भाई बताओ? पिको मतलब जब भी आता है तो 10⁻12 आता है। हेलो, हाँ सर, यहाँ पर भी सीखे हैं। सो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं सर 2 × 10⁻³ और ये जो पिकोमीटर है सर, पिको, पिको मतलब ये पी मतलब पिको मतलब क्या होता है सर? पिको मतलब होता है 10⁻12, उसके बाद मीटर लिख देंगे। सर जी ये जो पी है ना, पी के बदले आया ये, और मीटर तो मीटर ही रहेगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो कन्वर्ट हो गया ना, मल्टीप्लाई कीजिए सर, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻, ये -3 और ये प्लस होके क्या हो जाएगा? -15 मीटर। बस समझ में आया? अगर मेरा क्वेश्चन होगा, अगर मेरा क्वेश्चन होगा सर जी, क्वेश्चन होगा 2 × 10⁻³ मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो तुम क्या बोलोगे? सर जी अभी करके देते हैं, अभी टिक करके देता हूँ सर। सर कैसे? सर पहले तो ये नंबर एज इट इज लिख लेंगे सर, उसके बाद ये मिली, मिली मतलब कितना होता है सर? मिली मतलब सर जी, ओ सर जी, मिली मतलब 10⁻³ है, तो मिली के बदले मैं लिखूंगा 10⁻3। अरे मच्छर आ गया, चलो 10⁻³ × मीटर, ये मिली ये बन गया, मीटर मीटर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻6 मीटर। क्या ये कन्वर्जन तुमको समझ में आया? ठीक है, चलो आगे मैं कुछ क्वेश्चन तुमको दे दूंगा टेलीग्राम में, यहाँ पर अभी नहीं लाया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब छोटी मोटी बातें हैं इसीलिए आगे बढ़ते हैं। सर मास एंड वेट को थोड़ा डिस्कस कीजिए। ये बहुत ही बेसिक है, शायद तुमको आता भी है लेकिन बहुत लोगों को नहीं आता, मैंने देखा है, बस स्ट्रगल करते हैं यहाँ पर। सर मास मतलब क्या है सर? मास मने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। बस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सॉरी अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, मतलब गिवन सब्सटेंस के अंदर, अगर ये मेरा सब्सटेंस है, अगर ये मेरा सब्सटेंस है तो उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है, कितना, उसको ही हम क्या बोलते हैं? मास। इसीलिए तुम देखना, जितना तुम्हारा मास अर्थ में होएगा उतना ही मास मून में भी होएगा, क्योंकि जितना मास उसके अंदर है, मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है, वो तो चेंज नहीं होएगा ना।
जैसे कि अगर ये सिस्टम में, ये सिस्टम है, ठीक है, ये येलो कलर का, इसको मैं इधर कॉपी करके उठा लूँ क्या? कैसे कॉपी किया जाता है भाई, अभी तक नहीं आता मेरे को। यही होगा शायद, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे ला, नहीं क्या हो गया, कैसे रे भाई, छोड़ो इधर में हमको नहीं आता है। चलो चलो, ये अर्थ में है, ये मून में है, ठीक है, ये अर्थ में है। तो अर्थ में इसके अंदर जितना मैटर होगा, इसको अगर मैं मून में लेके जाऊं तो उतना ही ना होगा अंदर में, तो मास नहीं चेंज होएगा। मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट होता है भाइयों, ठीक है। लेकिन सर जो वेट है ना सर, वेट वो क्या है सर, वो भी लिख दीजिए सर, नीचे में कराते हैं वेट को। वेट, वेट सर, वेट मतलब क्या है सर? वेट मतलब फोर्स होता है। वेट इज अ फोर्स। वेट मतलब क्या है सर? फोर्स। अरे सर जी, वेट मतलब फोर्स है? हाँ भाई फोर्स है, वेट मतलब फोर्स। सर कैसे? देखो जैसे कि मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये डायरी है मेरे हाथ में, है ना, तो इसको जब मैं अपने हाथ में रखता हूं तो ये जो डायरी है मेरे हैंड में कुछ फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। हाँ सर, तो उसी फोर्स को हम वेट बोलते हैं। सर नहीं समझ में आया, बता दीजिए। वेट मतलब फोर्स, फोर्स बाय विच या फिर हम बोल सकते हैं वेट मतलब फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ। ओहो सर जी, मतलब वो जो डायरी है मेरे हाथ में फोर्स लगा रहा है, मतलब सर वो किसकी वजह से लग रहा है? ग्रेविटी, ग्रेविटी उसको खींच रहा है नीचे। हाँ सर समझ में आ गया सर। तो वेट मतलब फोर्स है, फोर्स है सर, फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला क्या तुमको आता है सर? हाँ सर, फोर्स तो सर मा है सर, MA है कि नहीं? हाँ सर, फोर्स मा है सर। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? चलो ये बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल देता हूं। अगर मेरे पास 1 kg है ना, 1 kg मास है, मास बोल रहा हूं मैं, वेट नहीं बोल रहा हूं, तो ये कितना फोर्स लगाएगा मेरे हाथ में? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 1 kg मास है उसके अंदर, है ना, मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, तो मेरे हाथ में रखने पर वो मेरे हाथ में कितना फोर्स लगाएगा? बताओ ना भाई। सर वेरी इजी सर, मास जो है वो 1 kg है सर, इनटू एक्सेलरेशन सर कितना होगा? सर एक्सेलरेशन नीचे कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? ए का वैल्यू, जी का वैल्यू कितना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है सर, तो इनटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लो, तो जो फोर्स निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बताओ सर? 9.8 न्यूटन निकल के आएगा सर। तो यही वेट को हम बोलते हैं, यही फोर्स को हम बोलते हैं वेट, 9.8 न्यूटन। तो 1 kg मास मेरे हाथ में कितना फोर्स, कितना वेट लगा रहा होगा? 9.8 न्यूटन, ठीक है। ये तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मून में जाओगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा भाई। हेलो, ये तो किसका है? अर्थ का है सर। तो अर्थ में मेरे हाथ में इतना फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन जब मैं मून में जाऊंगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू चेंज मतलब ये वाला वैल्यू भी चेंज, तो वेट चेंज हो जाएगा। हेलो समझे भाई? हाँ सर, मतलब ये जो मास है ना भाई, ये जो मास है, ये जो मास है, अरे मच्छर इधर बैठ के मेरा बोर्ड खराब कर रहा है। चलो ठीक है, चलो मतलब ये जो मास है वो क्या है सर? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, है ना। और सर वेट मतलब वो जो मास हमारे हाथ में कितना फोर्स लगा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं सर। और वो जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा कि हम कहां पर हैं, मून पे है ना, अर्थ में है ना, मार्स में है, मार्स में है, मार्स। तो अर्थ में इतना फोर्स लगाएगा मतलब वेट इतना होएगा, और जो है वेट जो है 1 kg मास का इतना होता है। तो 1 kg मास कितना वेट लगाएगा
सर 1 kg मास कितना वेट लगाएगा? 9.8 न्यूटन इन अर्थ। ठीक है, चलो क्या तुमको समझ में आया? आगे बढ़े क्या? सर आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ फोटो लेके आया हूँ, तो शायद इसमें तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। मास इज हाउ मच मैटर प्रेजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट कंटेंट्स। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मास बाय ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी कितना फोर्स उसको नीचे में खींच के ले जा रहा है सर। मास इज कांस्टेंट, चेंज नहीं होता है तुम जहां पर भी जाओ, लेकिन वेट चेंज हो जाता है। मून में अलग होता है, अर्थ में अलग, है ना, डिफरेंट। ठीक है सर। किलोग्राम होता है इसका, न्यूटन होता है। देखो यहाँ लिखा ना, द न्यूटन इज द यूनिट ऑफ वेट। समझे कि नहीं समझे? सर न्यूटन है मतलब वेट क्या है? फोर्स। यही पूछ लेता है एग्जाम में उल्लू बना देता है। देखो क्या पूछता है एग्जाम में, एग्जाम में ऐसे करके पूछेगा तुमको, which of the following is the unit of force। तो 1 नंबर में देगा तुमको kg, 2 नंबर में देगा तुमको क्या दे देगा, सॉरी वेट, गलती से मिस्टेक हो गया रे बेटा, वेट। तो केजी देगा, एक में देगा मीटर, दूसरा में देगा न्यूटन, और चौथा में देगा तुम्हें, मान लो केजी वेट है ना, तो केजी पर सेकेंड ऐसा कुछ दे देगा। तो तुम बोलोगे अरे सर हम तो इसमें एक्सपर्ट है सर, बहुत ज़्यादा दिमाग है मेरे पास। देखोगे सर फॉलोइंग सर वेट, वेट, सो वेट तो वेरी इजी सर, केजी है, क्योंकि वेट हम केजी में नापते हैं। तो उल्लू बन के आ जाओगे तुम, लेकिन आंसर इसका यहाँ पर न्यूटन होगा। ये तुम्हें उल्लू बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं समझे? यहाँ देखो चमकता हुआ दिख रहा है क्या तुमको? चमकता हुआ दिख रहा है क्या भाई? यहाँ पर भी तुमको चमकता हुआ दिख रहा है क्या? कुछ वेट का वैल्यू न्यूटन में आ रहा है, क्योंकि फोर्स, वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मास बाय ग्रेविटी। ठीक है सर, ज़्यादा मत बोलिए सर, हमें फिर टेंशन हो जा रहा है कि आप तो हमें उल्लू ही समझ रहे हैं क्या। चलो आगे बढ़ो। वॉल्यूम, सो वॉल्यूम में कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, मैं खाली कन्वर्जन डिस्कस करूंगा। वॉल्यूम मतलब तुम्हें मालूम है, वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस जो है वो पर्टिकुलर मैटर ऑक्युपाई कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ पर मैं खाली कन्वर्जन में ज़्यादा ध्यान दूंगा, और एक कहानी सुनाऊंगा तुमको सर। शायद मैंने ये क्लास 10 में भी सुनाया है, लेकिन तुमने वो वीडियो नहीं देखा होगा शायद, क्योंकि वो मैथ्स के लिए था, तुम तो खाली फिजिकल साइंस देखते थे। चलो इधर आओ। सर अगर मैं एक काम करूँ कि मैं एक टैंक बनाऊँ जहां पर मैं वाटर स्टोर कर सकूं। हेलो बेटे, मैं क्या बना रहा हूं भाई? सर टैंक बना रहा हूं जिसमें मैं क्या करूंगा, वाटर को स्टोर करके रखूंगा भाई। हाँ सर बनाइए, शौक से बनाइए सर। तो ऐसे करके क्यूब वाला बना दे क्या? ओह मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिया है। इधर आओ भाई, कहाँ गए? इधर आओ बेटे, इधर आओ। इसको कलर कर देते हैं येलो। इसको डुप्लीकेट कैसे करते हैं? ऐसे। आहा, मेरे पास टेक्नोलॉजी है बेटे। इंसर्ट कर देंगे कुछ लाइन, इसका कलर को कर देते हैं येलो। इसको कर देते हैं डुप्लीकेट। आहा, इसको कर देते हैं डुप्लीकेट। आहा, इसको कर देते हैं डुप्लीकेट। आहा, अरे यार उठ जाओ भाई। अरे यार चलो सर मैंने क्या बनाया सर? एक टैंक बनाया। अब इसका जो है सर, ये जो लेंथ है वो भी 1 मीटर कर देता हूँ। ये जो लेंथ है सर उसको भी 1 मीटर कर देता हूँ। ये जो ब्रेथ दिख रहा है ना सर इधर में, उसको भी 1 मीटर कर देता हूँ सर, ब्रेथ। ठीक है, और ये जो हाइट है सर उसको भी 1 मीटर कर देता हूँ।
तो मेरा जो टैंक बनाया है उसमें जो है लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है। तो ऐसे करने में जो इनसाइड में वाटर जो है वो कितना स्टोर होगा, वाटर कितना स्टोर हो सकता है। तो वो मिस्त्री जो है, राज मिस्त्री आया था, वो बोला ओ भाई, ओ भैयू, इसमें मैं गारंटी देता हूँ एकदम 5 साल का वारंटी है तुम्हारे लिए कि 1000 लीटर पानी स्टोर हो जाएगा। तो अगर मैं लेंथ भी 1 मीटर कर रहा हूँ, ब्रेथ भी 1 मीटर कर रहा हूँ, हाइट भी 1 मीटर कर रहा हूँ, तो राजू मिस्त्री बोल रहा है कि सर 1000 लीटर पानी आ जाएगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ सर, इससे मैं ये बोल सकता हूँ सर, अगर मैं यहाँ पर इसके हिसाब से वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब सर वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब आ रहा है। और अगर राज मिस्त्री का बात को माना जाए सर, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, बस 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या याद हो जाएगा इतना। अब मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा तुमको। सर यहाँ पर लिखे सर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, क्या हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर लो भाई, ऐसे करके करना। सर इसको हम एक्सपांड कर लेते हैं फिर 1 मीटर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है सर, मीटर को सेंटीमीटर में सर 100 सेंटीमीटर बोलते हैं, इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। समझ में है मैं क्या किया? ओ भाई समझ में आ रहा है क्या तुमको कि ऐसे बैठे हो टोपा जैसे। सर यहाँ पर जो 1 मीटर क्यूब है उसको मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया सर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, फिर उसके बाद मैंने 1 मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो भाई, 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 60 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर आता है। अब इसको नीचे ले क्या हो तो कट के क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, तो ये सब कन्वर्जन आना चाहिए तुमको, खेला करना आना चाहिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुमको ये सब खेला करना आना चाहिए। वेरी सिंपल है सर, वेरी सिंपल। ठीक है, चलो कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक टेलीग्राम में पूछना है। कहाँ पूछना है भाई? टेलीग्राम में पूछना है। पूरा वायरिंग टेंगल हो गया। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट क्या अपन के पास सर? डेंसिटी सर। अरे भाई डेंसिटी पढ़ा के तो बूढ़ा ही हो गया हूँ मैं। डेंसिटी मतलब क्या है भाई? सर डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम कैसे करके लिखते हैं सर? डेंसिटी may be defined as mass per unit volume। ठीक है, इसको तो पढ़ाना तो नहीं चाहिए था, फिर भी पढ़ा देते हैं सर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है सर मास बाय वॉल्यूम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ऐसा यूनिट देखो, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी सर, मास का ऐसा यूनिट क्या बताओ? अरे जोर से बताओ भाई, कमेंट में बताओ। सर मास का ऐसा यूनिट ग्राम है, टोपा हो क्या? केजी, किलोग्राम अभी तो सिखाया था भाई। सर मास का जो है उसका ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है सर। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का ऐसा यूनिट लीटर मत बोल देना, लपेड़ मार देना है भाई तेरे को, समझ में आ रहा है? वॉल्यूम लीटर मत बोल देना भाई। वॉल्यूम का जो है सर, इधर लिख देता हूँ, इधर जगह था ना वॉल्यूम का। हाँ, वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होता है ना भाई, वो होता है मीटर क्यूब। सर काहे? और बेटे लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है सर? मीटर। तो मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो ऐसा यूनिट मीटर क्यूब आएगा ना। लॉजिक कहाँ भाई तुम्हारा? लॉजिक कहाँ गया? लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। तो अगर लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसका ऐसा यूनिट को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब ना आएगा। ठीक है, तो ठीक है सर, ठीक है सर, लपेड़ मार देना अगर लीटर बोला तो। ठीक है, हाँ सर मार दीजिए सर। मीटर क्यूब। तो यहां से डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या आ रहा है सर? केजी मीटर माइनस क्यूब। अब ये माइनस काहे आया सर, ये बताना पड़ेगा क्या? नहीं सर। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन आप ध्यान से सुनो, दिस इज समथिंग न्यू आई गेस तुम्हारे लिए, कि कोई भी नंबर को हम साइंटिफिकली कैसे लिखते हैं। ठीक
ठीक है। अब देखो जब जो साइंटिस्ट लोग होता है ना, उन लोग को बहुत बहुत बड़का बड़का नंबर से डीलिंग करना पड़ता है, क्योंकि अगर मुझे फाइंड करना है कि गिवन एटम में कितना मतलब गिवन सब्सटेंस में कितना एटम है, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए देखो यहाँ क्या लिखा, मैंने लिख के लाया हूँ कि केमिस्ट डील विद, कलर थोड़ा रंगी चंगी कर देते हैं सर, केमिस्ट डील विथ रेडिकुलसली लार्ज नंबर, बहुत ही लार्ज नंबर, जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ कप ऑफ वाटर। रेडिकुलसली स्मॉल नंबर भी के साथ भी डिस्कस करना होता है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ही कम सर, नेग्लिजिबल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन होता तो है, ठीक है सर। तो ध्यान सुनो सर, जैसे कि अगर मुझे लिखना है बहुत ही छोटा नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मुझे लिखना है 2.3 इंटू 10⁻⁻24। हो सर, बहुत छोटा नंबर है सर, ये बहुत छोटा नंबर है। अगर इसको मैं जनरली लिखूं, ये साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है, ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। इधर में लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन, इधर में जनरल। अगर मैं इसको जनरली लिखूं ना, तो इसको ऐसे करके लिखना होता है सर, 2.3 नीचे में 10⁻24, क्योंकि माइनस है तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये क्लास 9 में हम एक्सपोनेंट चैप्टर में सीखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.3 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पागल हूँ क्या, इतना जीरो लिखूँ मैं, पागल हूँ। तो इसको ऐसे करके लिखता है, ठीक है सर, लगता तो है, ऐसा मैं नहीं बोलना है, ठीक है। तो रेडिकुलसली स्मॉलर नंबर या फिर रेडिकुलसली लार्ज नंबर भी लिख सकते हैं, 2.7 इंटू 10⁻27, तो बहुत लार्ज नंबर हो गया भाई, बहुत लार्ज नंबर। तो अगर हमें रेडिकुलसली स्मॉलर नंबर लिखना है, रेडिकुलसली लार्ज नंबर लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन बहुत काम आता है, ठीक है। और ये लिखने जाऊंगा तो पेज भर्ती होकर दूसरा पेज में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से तो सर स्कूल, जेई, नीट, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है भाई, आता ही आता है। मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल आएगा ही आएगा, लेकिन आता है। देखो मैंने लेके आया हूं भाई, देखो ये नहीं, ये देखो 2024 में आया है, ये देखो 2022, मतलब मैंने पूरा नहीं लिया, और भी था क्वेश्चन। ये 2023, ये 2020 में नीट का क्वेश्चन, तो मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो 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 सर जी, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या है बताइए। देखो एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे कि अगर तुम जाओगे 1 किलो आलू लेने के लिए, ठीक है, तो तुम कहाँ जाओगे, सुनार के पास तो नहीं जाओगे, तुम जाओगे ठेले के पास। वहाँ जाके बोलोगे कि भैया 1 किलो आलू दे दीजिए। वो ऐसे तराजू निकालेगा, ऐसे दो ऐसे ऐसे वाला मशीन निकालेगा अपना, है ना। उसमें एक तरफ आलू रखेगा, एक तरफ 1 kg वाला पत्थर रख देगा, है ना। तो वो क्या करेगा कि ऐसा बैलेंस हो जाने पर वो बोलेगा लो भाई 1 kg। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या वो परफेक्टली 1 kg होता है क्या, तो तुम देखो लेने तो तुम ले लोगे, हाँ सर 1 kg है, ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, ले लोगे। लेकिन अगर मैं तुमको बुला के पूछूं क्या वो एक्चुअली में 1 kg था, तो तुम्हें थोड़ा डाउट होएगा। सर एक एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते सर, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, 0.9 kg हो सकता है, या फिर 1.1 kg हो सकता है। एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। हाँ सर, लेकिन अगर तुम सुनार के पास जाओ और तुम उसको बोलो कि मुझे चाहिए 5 ग्राम सोना, तो वो नाप के देगा तुमको, तुम घर लेके आओगे। और मैं तुमसे पूछूंगा क्या यहाँ पर एग्जैक्टली 5 ग्राम सोना है, तो तुम हाँ परफेक्टली है, मैंने देखा मशीन में लिखा हुआ था 5.00 या फिर 0.05 ऐसा कुछ लिखा हुआ था, एग्जैक्टली है। क्यों, क्योंकि जो सुनार मशीन यूज़ करता है उसमें वो सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होता है, मतलब वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर तक दिखा सकता है और मोर एक्यूरेट दिखाएगा तुमको। वेरएज जितना कमती सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतना हमें डाउट होता है कि ये सही है कि गलत है। नहीं समझ में आ रहा है सर, देखो ध्यान सुनो, सिग्निफिकेंट का मैं कुछ रूल बताऊंगा, तुमको उसको याद करना है, ठीक है सर। क्या है बताइए। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। फर्स्ट रूल,
जितना भी नॉन जीरो नंबर है वो सब सिग्निफिकेंट है रे बाबा। ठीक है सर। सर दूसरा बताइए, ऑल लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये याद करो भाई, नॉट या फिर नेवर सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, नॉट या फिर नेवर, नॉट या फिर नेवर, नेवर सिग्निफिकेंट। ऑल लीडिंग जीरोज मतलब जो जीरोज आगे में बैठा होता है वो सिग्निफिकेंट कभी भी नहीं होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट बताइए सर। नेक्स्ट, ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज आर ओनली सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल इज प्रेजेंट। सर मतलब ट्रेलिंग जीरोज मतलब पीछे वाला जीरो, ट्रेलिंग जीरो मतलब जो पीछे में जीरो होता है, तो जो लास्ट में जीरो होता है वो खाली तब सिग्निफिकेंट होता है जब डेसिमल होता है। ठीक है सर। सर लास्ट वाला एक और रूल है जो बता दीजिए सर, तो दिल खुश हो जाएगा अपना। सर लास्ट वाला क्या है सर? एग्जैक्ट या फिर हम बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर्स, है ना, एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे। काउंटिंग नंबर्स हैव इनफाइनाइट significant number. Example, if I say I have 5 pen, तो यहाँ पर ये जो 5 है उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू कितना होएगा? ये जो 5 पेन है उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू होएगा इन्फिनिटी। ठीक है सर। कहा है क्योंकि जब कोई एग्जैक्ट वैल्यू हो ना तो हम वहां पर पॉइंट लगा के जितना मर्जी जीरो लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें हम इन्फिनिटी बोलते हैं। और हमको मालूम है कि ट्रेलिंग जीरोज मतलब जो पीछे में जीरो होता है अगर डेसिमल है तो वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोज आर ओनली सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल इज प्रेजेंट। तो ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है। ठीक है। और एक रूल है जिसको पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए था, सैंडविच जीरो, सैंडविच जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। सर ये क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से सुनो भाई, ठीक ध्यान से सुनो। अगर जैसे कि मैंने बोला कि जब मैं आलू के दुकान में जाऊंगा, ठेले में जाऊंगा और बोलूंगा कि भैया जी मेरे को 1 केजी या फिर 5 केजी बोल लो, सर भैया जी मेरे को 5 केजी आलू दे दीजिए, है ना। तो 5 केजी आलू वो नाप के देगा, तो तुमको कितना देगा? 5 केजी आलू। देखो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जो साइंस में जो भी नंबर होता है, हेलो ध्यान से सुनो, केमिस्ट्री या फिजिक्स, ये फिजिक्स में भी आता है, साइंस में जितना भी नंबर हमको देखने को मिलता है ना वो सब मशीन्स के द्वारा रीडिंग करके निकाला गया नंबर होता है ना। जैसे कि मैं जाऊंगा दुकान में और बोलूंगा कि 5 केजी आलू दो, तो वो मशीन में डाल के रीडिंग मार के निकाल के देगा मेरे को। या फिर वो तराजू होगा, मशीन ही है, तो कुछ भी रीडिंग हो मशीन निकाल के देता है। और जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट मशीन होगा, या फिर उतना ज़्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज जो है कैलकुलेशन या फिर नंबर मेरे को मिलेगा। जितना कम सिग्निफिकेंट फिगर उतना कम एक्यूरेसी होने का चांस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 केजी दिया मेरे को सर, 5 केजी आलू, तो 5 केजी में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है सर? खाली 1 है सर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन जब मैं जाऊंगा सुनार के पास और बोलूंगा कि मुझे 5 केजी सोना दो, तो पहले तो वो चौंक के देखेगा, भाई 5 केजी सोना लेने आया है ये बंदा, है ना। लेकिन है ना, इमेजिनेशन है, मान लो कि लेने आया है, ऐसे तो घर लुट जाएगा सर। चलो अगर मैं जाऊंगा उसका मशीन में कैसे दिखेगा पता है? 5.0000 केजी ऐसे करके दिखेगा शायद। उसके पास ये नंबर भी आता है क्योंकि उसका लॉस हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा कम हो जाने से, तो वो ज़्यादा दाम वाला ज़्यादा एक्यूरेट वाला मशीन लेके बैठा है, तो वो एग्जैक्टली निकाल के देगा यहाँ पर 5 केजी।
लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि मेरे को थोड़ा कम मिले, 4.9 kg मिले ना, 5.1 kg मिले, ज़्यादा मिल जाए, कभी कभी कम, कभी खुशी कभी गम, ऐसा ही कुछ हो जाता है यहाँ पर। लेकिन सोनार के पास एकदम ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर वाला मशीन होगा सर, और एक्यूरेट देगा वो, है ना। तो वही है सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जो साइंस है वहाँ पर जो भी नंबर हमको मिलता है वो सब मशीन्स का रीडिंग होता है, और जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होता है तो उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो कैलकुलेशन हो, जो नापा हुआ हो, वो ज़्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे कि है ये 5.063, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताओ सर। पहला रूल सर, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। सर ये नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट। अगर नंबर दिखे तो सिग्निफिकेंट है भाई, लेकिन जीरो के केस में सर ऑल लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो सबसे आगे प्रेजेंट हो कि हाँ हम लीडर है, लीडिंग में रहेंगे, तो वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और दूसरा सर सैंडविच वाला हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो देखो ये सैंडविच जीरो है ना, बीच में जीरो है, तो यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 0.0603। चलो बताओ सर जी, जितना नॉन जीरो है वो सब सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये लीडिंग जीरो है सर, आगे में जीरो है तो ये नेवर सिग्निफिकेंट। अरे बेटे, ऑल लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। सर ये सैंडविच वाला है तो ये 3 होगा सर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन देखो 0.6030। सर ये बताइए, अरे सेम नंबर हो जा रहा है ना, तो दूसरा नंबर कर लिया 709। इसका बताइए सर। सर ये तो बहुत सिंपल है सर, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और ये ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट है, ट्रेलिंग जीरोज आर ओनली सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल इज प्रेजेंट। तो यहां पर डेसिमल प्रेजेंट है तो ये सिग्निफिकेंट है, ये भी, ये भी, ये भी, तो 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, शायद तुमको समझ में आ रहा है। यहां पर मैंने उसी को है ना सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया, ऑल नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि 285 लिखा है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो मतलब सैंडविच वाला, तो देखो ये बिटवीन में है तो 4 सिग्निफिकेंट होगा। लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरो जो आगे में उठा वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। देखो इसमें 3 जीरो है तो नहीं सिग्निफिकेंट, 3 एक ही है तो 1 सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ देयर इज डेसिमल पॉइंट। तो ये पीछे वाला जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। काहे सर, काहे सर, डेसिमल नहीं है ना इधर में, डेसिमल ही नहीं है तो ये नहीं सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर। इस केस में सर ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल है तो ऑल 3 आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, और लास्ट वाला एग्जैक्ट नंबर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इधर में, ये रूल से पहले ये वाला देखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आया था तुम्हारा जेईई मेन 2024 में। तो बताओ भाई, मैच द कॉलम, मैचिंग करना है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। सर जी, ओ सर जी, ओ सर जी बैठे। सर सिंपल है क्या, वेरी सिंपल। सर नॉन जीरो ये है तो 2 तो पक्का, ये सैंडविच वाला है तो ये भी 2। सर ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैचिंग कर लो, इधर आओ गया, तो पहले से ही बन जा रहा है शायद। ए का जो है वो 2 है तो ए का 2 इधर में, तो ये 3 वाला ऑप्शन है। दिख रहा है क्या बैठे, ए का 2। चलो पूरा ही कर देते हैं। सर इसमें देखिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि लीडिंग जीरो है, ये 3 तो 3। सर ये है, सर ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी होएगा सर क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है तो इसमें 6 होएगा। ठीक है सर, इसमें लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट तो ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 तो 5, तो ये इसके साथ मैचिंग हो जा रहा है, ये इसके साथ मैचिंग हो जा रहा है, ये इसके साथ मैचिंग हो जा रहा है, तो यही है बी का 1। ठीक है, देख लो ये इजी है क्या। चलो ये फालतू क्वेश्चन है, ये वाला देखो, ओ ये तो रूल से रिलेटेड है। हाँ ये वाला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम सिग्निफिकेंट फिगर। तो किस किस का सिग्निफिकेंट फिगर सेम है। सर यहाँ पर सर लीडिंग जीरोज है तो लीडिंग जीरोज को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते सर, तो 3 है ये। यहाँ पर सर
सर सैंडविच 0 है सर, 2 नंबर के बीच में सैंडविच 0, तो ये पूरा काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है सर। यहाँ पर सर ये लास्ट में है लेकिन डेसिमल के बाद में, तो इसको भी काउंट करना है, तो 3 है इसमें, वो मिल गया, तो ये दोनों का सेम है। इसका देखो सर 163, तो 163 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3। अब कोई स्टूडेंट क्या बोलेगा ना, सर हमने ये पढ़ा था क्या, सर आपने देखा क्या यहाँ पर ये वाला कहाँ गया, एग्जैक्ट नंबर्स हैव इन्फिनिटी, एग्जैक्ट नंबर हैव इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर। सर तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है सर तो क्या ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 163 एग्जैक्ट नंबर नहीं है बैठे। अगर लिखा होता 163 एप्पल तो तब हम बोलते हैं कि ये एग्जैक्ट नंबर है। अगर लिखा होता 163 चॉकलेट तो हम बोलते हैं कि हाँ ये एग्जैक्ट 163 है। लेकिन अगर मैं नाप के तुमको बोलूं कि ये 163 केजी है तो क्या तुम मान लोगे? नहीं सर, नहीं मानते हैं, एग्जैक्ट है ये नहीं मानते हम। जब तक इसके पीछे कुछ लिखा ना हो, है ना, एप्पल या फिर मैंगो या फिर कुछ भी जिससे हमें ये पता चले कि ये एग्जैक्ट नंबर है, तब तक हम नहीं मानते हैं। ठीक है, चलो, तो 3 है। तो कभी कभी जो एग्जामिनर है वही टेस्ट करने के लिए देता है, यहाँ पर उल्लू बनाने के लिए दिया है कि आदमी सोचेगा कि इन्फिनिटी है इसका आंसर, लेकिन नहीं, ये तुमको जितना जल्दी पता चल जाए उतना बढ़िया है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, जब तक बोला ना जाए कि ये एग्जैक्ट नंबर है मानना नहीं है तुमको। ठीक है सर, तो ये 3 है, तो 3 कौन सा, ए सी डी, तो ए सी डी बी का आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये नीट का है, ये भी रूल से रिलेटेड है, तो पहले रूल्स कर लेते हैं। सर रूल्स कौन सा रूल सर बताइए। तो सिग्निफिकेंट फिगर में जो है एडिशन करना हमको आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन करना आना चाहिए। सर ये तो हमको आता है, बचपन में सीखा है सर। चलो दिखाओ फिर। चलो देखो, जब भी हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो रूल्स ये कहता है कि व्हाइल एडिंग या फिर सब्सट्रैक्टिंग, द आंसर, द फाइनल आंसर शुड हैव significant number of the should have that significant number which is least between the two एडेड और सब्सट्रैक्टेड नंबर। सर नहीं समझ में आ रहा सर, ये क्या लिख दिए सर आप, अब्बा डब्बा जब्बा, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो क्या लिखा है, जो फाइनल आंसर होगा, मतलब जब हम ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करके जो फाइनल आंसर निकालेंगे ना, उसका जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा ना, वो किसके बराबर होगा, उसके बराबर होगा जिसका जो है लीस्ट हो। सर क्या लीस्ट हो, क्या लीस्ट हो, सिग्निफिकेंट फिगर विच इज लीस्ट, द फाइनल आंसर शुड हैव दैट सिग्निफिकेंट नंबर विच इज लीस्ट, जो सबसे कम है बिटवीन कौन, बिटवीन द नंबर जो हमने ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट किया है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर, वेरी इजी सर, 12.11 है सर 18.0 है सर, तो यहाँ 0 और लगा दीजिए। यहाँ पर ये जो है वो है 1.012, तो इसको ऐड करो कितना आएगा सर, ये 2, ये भी 2, ये 1, ये 11, तो ये 3, तो आंसर क्या आया सर 31.122। ऐसे करके हम लिखते हैं अगर क्लास 10 में होते, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस ऐसा नहीं लिखना है। देखो ये भी किसी मशीन से मिला है। अरे यार मैंने तुमको बोला ना कि साइंस में जो भी नंबर हमको मिलता है वो मशीन से रीडिंग करके निकाल के देता हमको, तो ये भी मशीन से निकल के आया है, ये भी मशीन से निकल के आया है, ये भी मशीन से निकल के आया है। ठीक है सर, अब ध्यान सुनो, सबसे कमजोर मशीन कौन सा है इनमें से, सर ये दो डेसिमल के 2 डिजिट तक हमारा जो है वैल्यू निकाल के देता है। ये तो बाप रे बाप डेसिमल के बाद 3 डिजिट निकाल के देता है, ये एक ही देता है, तो ये वीक लिंक है, वीक मशीन, वीक लिंक है सर। तो जो आंसर आएगा वो लिमिटेड हो जाएगा, इसके वजह से कमजोर मशीन है, तो इसके वजह से हम लोग का रीडिंग जो है वो कमजोर हो जाएगा।
तो उसी के हिसाब से हमको यहाँ पर लिखना होगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर जो होगा वो सिंगल डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद, तो ये हो जाएगा 31.1। सो दिस शुड बी आवर फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर होगा, ये फाइनल आंसर होगा। हमारा जो फाइनल आंसर है वो डिपेंड करेगा वीकेस्ट मशीन पर। हेलो, जो फाइनल आंसर होगा हम लोग का वो डिपेंड करेगा वीकेस्ट मशीन पर। जो मशीन हमें सबसे कमजोर रीडिंग करके दे रहा है उसी को यहाँ लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि बढ़िया लिख देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जो सबसे कमजोर कमी होता है वही करना होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम यही, इसको कॉपी कर देते हैं, लेकिन कॉपी करते वक्त ध्यान देना है मुझे कि कुछ गलती ना हो जाए। अरे यार कौन सा है कॉपी भाई, हाँ, चलो। सो वाइल मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, वाइल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, while multiplication or division the final answer should have that significant number which is least between the two multiplied or divided number, है ना, between the two multiplied or डिवाइडेड नंबर। फॉर एग्जाम्पल सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। मेरे पास एक मशीन है, तो मैं दिखाऊं क्या, जादू सर 2.5 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.25 से, तो कितना आएगा सर, वेरी इजी सर, 3.125 जादू देखिए सर, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना सर इतना आएगा। ये हम लिखते थे क्लास 10 में, लेकिन सर ध्यान से सुनिए, ये नंबर जो मिला है हमको मशीन से मिला है ना, और ये डेसिमल के बाद एक नंबर देता है, और ये भी हमें मशीन से मिला है, डेसिमल के बाद 2 नंबर देता है। तो वीकेस्ट लिंक कौन हो गया सर, ये हो गया वीकेस्ट लिंक। तो हमारा आंसर जो है वो इसी के साथ मैच होना चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 1 के पॉइंट में, सो ये 3.1 आएगा आंसर राउंड ऑफ करने पर। क्या तुमको राउंड ऑफ आता है, चलो राउंड ऑफ सिखा देते हैं तुमको, ताकि बाद में दिक्कत ना हो एग्जाम में, ठीक है। देखो राउंड ऑफ क्विकली करते हैं, तुमको आ जाएगा वेरी इजी। मैं बहुत सारा क्वेश्चन करा दूंगा तो तुमको आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन 1 है 1.6734, क्वेश्चन 2 3.675, क्वेश्चन 3 3.713, क्वेश्चन 4 3.1126, क्वेश्चन 5 3.712, क्वेश्चन 6 3.723, क्वेश्चन 7 4.625, क्वेश्चन 8 3.256। चलो सर क्वेश्चन क्या है ना सर, वेरी सिंपल सर, मुझे यहाँ पर चाहिए, देखो सब क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से सिखाऊंगा तुमको। सर अगर मुझे खाली 2 डेसिमल नंबर चाहिए तो इसको कैसे राउंड ऑफ करूंगा, तो मैं यहाँ पर चाहिए 1 पॉइंट, मेरे को कितना नंबर चाहिए 2, तो 2 नंबर चाहिए, तो इसको देखूंगा ये 3 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा, तो इसको कुछ चेंज नहीं करना है, 6 7 चुपचाप से लिख देना है, ठीक है सर। सर अगर मुझे ये 2 नंबर चाहिए तो 3.6 ये नंबर को देखूंगा, सर ये 5 है तो यहाँ ऐड 1 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, ये जो 7 है वो क्या बन जाएगा, 8 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ देखो सर अगर मुझे ये 2 डिजिट चाहिए तो इसको देखूंगा सर, 5 से छोटा है तो ये हो जाएगा 3.71, सेम एज इट इज। मुझे ये दोनों चाहिए तो सर ये हो जाएगा 3.11, क्योंकि ये जो 2 है वो 5 से छोटा है। सर अगर मुझे ये 2 चाहिए तो ये हो जाएगा 3.71, क्योंकि ये जो है वो 5 से छोटा है। यहाँ पर देखो अगर मुझे ये 2 डिजिट चाहिए तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट, ये 5 है तो ये हो जाएगा 63, इसमें +1 कर देता हूँ। यहाँ पर सर ये 2 चाहिए तो ये हो जाएगा 3.2, ये 5 से बड़ा है तो ये भी +1 हो जाएगा, तो 6। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। इसको कॉपी कर लेते हैं।
चलो अब मैं सिखाऊंगा तुमको दूसरा टाइप। अब देखो ध्यान सुनो सर, अगर मुझे एक ही डिजिट चाहिए, दो नहीं चाहिए, मतलब इसको भी मिटाना पड़ेगा। सर अगर मुझे एक ही डिजिट चाहिए सर, ओ सर जी अगर मुझे एक ही डिजिट चाहिए तो इसको देखूंगा सर, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ये 5 से बढ़ का है तो ये ऐड हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर मुझे एक ही डिजिट चाहिए तो ये हो जाएगा सर 3 पॉइंट, ये 5 से ज़्यादा है तो ये 7 हो जाएगा। ये 5 से क्या है सर, एक ही डिजिट चाहिए तो 3 पॉइंट, ये 5 से छोटा है तो 7 का 7 ही रहेगा। इसको देखूंगा 3 पॉइंट, ये 5 से छोटा है तो ये 1 ही रहेगा। 3 पॉइंट, ये जो है 5 से छोटा है तो 7 ही रहेगा। ये जो है वो 5 से छोटा है तो ये 3.7 ही रहेगा। ये जो है ये भी 5 से छोटा है तो 4.6 ही रहेगा। ये जो है 5 है तो ये हो जाएगा 3.3। ठीक है, शायद तुमको समझ में आया। राउंड ऑफ वेरी सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। आगे बढ़े क्या? चलो अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है सर, यूजिंग, किसको यूज करना है बेटे, यूजिंग द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर करेक्ट द आंसर, नीचे भी लिख दिया एक्सप्रेशन, तो इसको सॉल्व करके हमको लिखना है। चलो मैं तो कैलकुलेटर से करूंगा, तुम कैलकुलेट करना खाता में। ठीक है, चलो यहाँ क्या हो रहा है सर, 0 पॉइंट, देखो 0.02858 ये है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ सर, 0.112, तो आंसर कितना आएगा, इतना आएगा क्या भाई। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ सर 0.2858 इंटू 0.112 डिवाइडेड बाई 0.5702, ये है सर। इसको जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जा रहा है 0.00320096। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 0.5702, इसको डिवाइड करना है 0.5702 के साथ। तो आंसर कितना आएगा सर जी, सर आ रहा है सर 0.0500 है ना, 0.05614 सर ये है सर। अब ध्यान से सुनो, इन तीनों में से सबसे कमजोर कड़ी कौन है, इन तीनों में से सबसे कमजोर कड़ी कौन है सर, ये वाला। क्यों, काहे सर, डेसिमल के बाद सर 3 ही डिजिट है सर, डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट है, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, तो ये वीकेस्ट लिंक है सर, ये वीकेस्ट लिंक। तो मेरा आंसर में भी ये वीकेस्ट लिंक आना चाहिए। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो आंसर हो जाएगा 0.00, ये 6 5 से ज़्यादा है तो ये 6 हो जाएगा। तो आंसर है डी नंबर। ठीक है, ठीक है बेटे। कोई जिसको रूल्स नहीं पता होगा ये पूरा ही करेक्ट कर लेगा, शायद पूरा ही करेक्ट है, ऐसा कुछ करेगा, तो ये आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है रूल्स कैसे अप्लाई करना है। तुमको देखना है सर वीकेस्ट लिंक कौन है सर, उसी से रिलेटेड होएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, ये करते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है, पीछे जेई का था तो वहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन होना है, तो नीट में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता। हमको क्या करना है, ये दोनों सब्सट्रैक्ट करना, करिए ना तो सर काहे नहीं कर रहे हैं। तो 9.99 माइनस 0.0099, तो ये तो इजी कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो माइनस करो, 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, ये 9 में से 0 हो जाएगा, तो ये 8, ये 9.9 ऐसे आएगा। तो सबसे वीकेस्ट लिंक कौन है सर, सर वीकेस्ट लिंक वेरी इजी, वीकेस्ट लिंक सर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के 4, मतलब ये है वीकेस्ट लिंक। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो 9.98 होगा सर, 9.98। तो कहाँ है 9.98, तो 1 नंबर। ठीक है, ठीक है, चलो और है क्या क्वेश्चन,
नहीं है। अब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन चालू हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि कुछ नीट का कुछ जेई का क्वेश्चन आता है, तो मैं कुछ और क्वेश्चन टेलीग्राम में शेयर करूंगा, तुम उसको सॉल्व करना, ठीक है। चलो अब फाइनली हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन कॉम्बिनेशन में पहुंच ही रहे हैं, है ना। बहुत ही डिटेल में डिस्कशन चल रहा है हम लोग का, और एक एक जो है डिटेल्स को हम यहाँ पर बहुत ही बेसिकली, है ना, बहुत ही आराम से देख रहे हैं। बढ़िया रहेगा तुम्हारा प्रिपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थैंक यू गाइस।